हेलो क्लास 11th। आज का हमारा टॉपिक है संकरण के प्रकार। तो जैसे हमने बात की थी, संकरण अनेक प्रकार का होता है, sp3, sp2, sp और अन्य भी होते हैं, sp3d, sp3d2। जैसे यह है sp3d, sp3d2, sp3d3। तो ये संकरण के कुछ प्रकार हैं, 6 प्रकार के संकरण हैं आपके, जिसमें हम पहला संकरण पढ़ रहे हैं sp3 संकरण। ठीक है ना। तो एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे, उदाहरण सहित पढ़ेंगे कि कैसे संकरण होता है। तो sp3 संकरण होता क्या है कि जब एक s कक्षक व 3 p कक्षक, आपको दिख रहे हैं p के 3 कक्षक हैं, 3 p कक्षक परस्पर मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करती हैं, जिसके फलस्वरूप समान ऊर्जा के 4 कक्षिका प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप समान ऊर्जा की 4 नए कक्षक प्राप्त होते हैं। समान ऊर्जा के 4 नए कक्षक प्राप्त होते हैं, जिन्हें sp3 संकरित कक्षक कहते हैं। ये जो कक्षक मिलेंगे इनको sp3 संकरित कक्षक कहते हैं। ठीक है ना। तो जब भी एक s कक्षक और 3 p कक्षक परस्पर संकरित होंगे तो हमें 4 नए कक्षक मिलेंगे, और इन चारों कक्षकों को फिर, जैसे अभी तक तो हमारे पास एक s कक्षक है, 3 p कक्षक है हमारे पास। जैसे पहला आपका px है, दूसरा आपका py है और तीसरा आपका pz है। अभी तो हम इसको अलग अलग कक्षक दे रहे हैं ना, इसको s नाम दिया, इसको px, इसको py, इसको pz। जब ये चारों मिलेंगे आपस में तो ये 4 नए कक्षक देंगे हमें, और उन 4 नए कक्षकों को हम बोलते हैं sp3 कक्षक। इस प्रकार से देखिए, अभी तो ये 4 नए कक्षक आपको प्राप्त होंगे, जिनको हम sp3 कक्षक कहते हैं। 1 2 3 4। ठीक है ना। तो ऐसे संकरण को हम कहते हैं sp3 संकरण, जिसमें एक s, दूसरा px, py और pz कक्षक जब आपस में जुड़ते हैं तो वो 4 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम sp3 कक्षक कहते हैं। तो ये 4 नए कक्षक मिलेंगे, जिनको हम sp3 कक्षक कहते हैं। तो हमें 4 नए कक्षक मिलेंगे और इन चारों कक्षकों को हम sp3 कक्षक कहते हैं। बस ध्यान रखना कि sp3 संकरण में क्या होता है, s लक्षण जो होगा, s कैरेक्टर, वो 25% आपका s लक्षण होगा। ये जो कक्षक है sp3 कक्षक की संरचना इस प्रकार होती है, एक भुजा बड़ी होगी इसकी और एक भुजा इसकी छोटी होगी। तो इसमें 25% s लक्षण होगा और p लक्षण आपका इसमें होगा 75%, 75%। ये जो बड़ी भुजा है ये p लक्षण को प्रदर्शित करती है और जो छोटी भुजा है ये s लक्षण को प्रदर्शित करती है। तो इसमें s लक्षण आपका 25% होगा, जबकि p लक्षण आपका 75% होगा। जैसे मीथेन अणु, CH4 अणु, तो मीथेन में जो संकरण पाया जाता है वो sp3 संकरण होता है। ठीक है ना। अब कैसे देखो कि मीथेन का सूत्र CH4 होता है। ठीक है ना। इसमें जो कार्बन परमाणु है, अब ये ध्यान रखना, संकरण किसी अणु का नहीं होता है। ठीक है ना। संकरण किसी अणु का नहीं होता है। संकरण अणु में जो परमाणु है, केंद्रीय परमाणु, उसकी संकरण अवस्था देखी जाती है। ठीक है ना। जैसे मीथेन है, मीथेन में केंद्रीय परमाणु कार्बन है, यहां पर जो कार्बन होता है वो sp3 संकरित होता है। केवल कार्बन की बात करेंगे हम। ठीक है ना। तो हमको पता है, देखिए कार्बन का जो विन्यास होता है, कार्बन का विन्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आद्य अवस्था में, आद्य अवस्था मतलब न्यूनतम ऊर्जा वाली अवस्था में जो इसका विन्यास होता है वो होता है 1s2, 2s2,
2px1 2py1 2pz0, ये तो है 1s2 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका विन्यास क्या होता है, हम ऐसे लिखते हैं ना 1s2 2s2 2p2। और 2p में देखो p कक्षक में कितने होते हैं, 3 होते हैं, px py pz। तो कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 2। तो एक इसमें गया एक इसमें गया, तो y तो z आपका खाली हो गया, इसीलिए हमने लिखा है 2px1 2py1 2pz0। ये इसका आद्य अवस्था में विन्यास होता है। ठीक, अब हम इसको बना रहे हैं। देखो मैं कार्बन का विन्यास लिख रहा हूं आद्य अवस्था में। आद्य का मतलब होता है सबसे न्यूनतम ऊर्जा वाली अवस्था, जो हम विन्यास लिखते हैं इसमें, है ना। देखो इसका 1s कक्षक पूरी तरह भरा हुआ है, 2s कक्षक इसका पूरी तरह भरा हुआ है, 2p कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन px में है, एक इलेक्ट्रॉन py में है। ये 1s, ये 2s, ये 2px, ये 2py, ये 2pz, है ना। अब उत्तेजित अवस्था आती है दूसरी। ये तो आद्य अवस्था है, दूसरी उत्तेजित अवस्था आती है। इसीलिए जब आप पढ़ोगे आपके पास बुक सामने होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए। किताब में आप मिक्स करोगे तभी हो पाएगा, क्योंकि इतनी थ्योरी में लिख नहीं पाऊंगा कॉपी में, ठीक है ना। तो कार्बन का जो आद्य में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0 होता है। अभी तक कार्बन के पास कितना युग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2। तो कार्बन कितने बंध बनाएगा, 2। लेकिन कार्बन ने कितने बंध बनाए हैं, 4। तो ये कहा जाता है कि जब कार्बन परमाणु कहीं से थोड़ी सी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, यानी कार्बन परमाणु जब कहीं से थोड़ी सी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो ये 2s का इलेक्ट्रॉन 2pz में कूद जाता है। ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो उत्तेजित अवस्था में इसका विन्यास क्या हो जाएगा, 1s तो अभी भी भरा है, 2s का एक इलेक्ट्रॉन चले गया, तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 1 2 3। यानी उत्तेजित अवस्था में यदि विन्यास देखें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। यही तो हुआ, क्योंकि 2s का इलेक्ट्रॉन 2pz में कूद गया। अब आपके मन में आ रहा होगा 1s का क्यों नहीं कूदा, तो इलेक्ट्रॉन वही जंप करते हैं जो सेम ऊर्जा स्तर में हो सामान्यतया, कि 2s का यानी इसकी ऊर्जा स्तर दूसरी है, इसकी भी दूसरी है, तो 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में कूद सकता है ना। अब हमारे पास कितने कक्षक हो गए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले, 1 2 3 4। तो अब तीसरी अवस्था आती है संकरित अवस्था। तीसरी अवस्था आती है संकरित अवस्था। संकरित अवस्था में क्या होता है, ये एक 2s कक्षक और 3 2p कक्षक परस्पर संकरित हो जाते हैं। एक 2s 3 2p कक्षक परस्पर संकरित होते हैं। 1s कक्षक ने संकरण में भाग नहीं लिया, केवल संकरण में भाग किसने लिया है, 2s 2px 2py और 2pz। तो ये 4 कक्षक आपस में जुड़े और इन्होंने 4 नए कक्षक दिए। अभी तक तो हम इसको क्या कह रहे थे, 2s, इसको क्या कह रहे थे, 2px, इसको 2py, इसको 2pz। अब ये अभी तक देखो इनके बीच में गैप दिखा रखा था हमने। गैप का मतलब इसकी ऊर्जा कम है, इनकी ऊर्जा ज्यादा है। लेकिन जब चारों कक्षक आपस में जुड़ जाएंगे तो सबकी ऊर्जा क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। और इन कक्षकों को अब s और p ना कह के प्रत्येक कक्षक को क्या नाम दिया जाता है, sp3 कक्षक। तो प्रत्येक कक्षक का नाम क्या हो गया, sp3 कक्षक। तो कार्बन ने अपने 2s 2px 2py और 2pz कक्षकों को एक दूसरे में मिक्स किया और इन्होंने अपनी ऊर्जाएं बराबर करी और हमें 4 नए कक्षक प्राप्त हुए हैं। देखो, और वो 4 नए कक्षक ये हैं, ये 4 नए कक्षक हमको प्राप्त हो गए और ये चारों कक्षकों को हम कहते हैं sp3 संकरित कक्षक। प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, आपको दिखा रखा है यहां पर। तो पहला हाइड्रोजन यहां जुड़ता है एक इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन यहां जुड़ता है एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तीसरा हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा यहां करेगा, चौथा हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा यहां करेगा और इस प्रकार CH4 अणु का निर्माण हो जाता है। इसीलिए CH4 अणु की जो संरचना होती है वो इस प्रकार होती है, देखिए चतुष्फलकीय यह संरचना। इसीलिए जहां भी sp3 संकरण होगा वहां जो संरचना होगी वो होगी चतुष्फलकीय संरचना, चतुष्फलकीय। और 2 बंधों के बीच का जो कोण होगा वो 109.5 डिग्री का होता है। 109.5 डिग्री का कोण
होता है। तो यदि कोई पूछे कार्बन में कौन सा संकरण होता है, तो कार्बन में संकरण होता है आपका sp3 संकरण, यानी मीथेन अणु में। अब कार्बन तो बहुत सारे होते हैं, मीथेन अणु में जो संकरण होगा वो होगा आपका कौन सा, sp3। ठीक है, अब आते हैं हम 2 संकरण आज बता रहा हूं, बाकी कल बताऊंगा। sp2 संकरण। अब sp2 संकरण देखो, परिभाषा है बिल्कुल वही है कि जब एक s व 2 p कक्षक परस्पर, ठीक है ना, जब एक s और 2 p कक्षक परस्पर मिलकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं, परस्पर मिलकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं, रीअरेंज करते हैं, पुनर्वितरण करते हैं, तो समान ऊर्जा के 3 नए कक्षक प्राप्त होते हैं, 3 नए कक्षक प्राप्त होते हैं, जिन्हें sp2 संकरित कक्षक कहते हैं, जिन्हें sp2 संकरित कक्षक कहते हैं। अब sp2 क्यों कहा, क्योंकि एक s कक्षक भाग ले रहा है और 2 p कक्षक, टोटल कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, 3, तो sp2 संकरित कक्षक कहते हैं। तो जैसे ये है, एक s कक्षक है, 2 आपके p कक्षक हैं, px और py 2 कक्षक है ना, ये जब जुड़ते हैं तो ये समान ऊर्जा के 3 नए कक्षक बनाते हैं इस तरीके से, और इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय होती है। तो समान ऊर्जा के 3 नए कक्षक प्राप्त होते हैं इस प्रकार से, और ये तीनों कक्षक कहलाते हैं sp2 कक्षक। ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2 कक्षक कहलाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये sp2 संकरण है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, कल इसके उदाहरण और अन्य जो एग्जाम्पल है उनको बताऊंगा। थैंक यू।